नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बीते 8 महीने में कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर मीटिंग की। करीब 4 घंटे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मुलाकात, इसमें कोरोना के हालात और वैक्सीन वितरण, इस पर लंबी चर्चा हुई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है। हालांकि राज्य सरकार लगातार ये मांग जरूर कर रही है कि केंद्र उसे कोरोना पैकेज के तौर पर जल्दी फंड मुहैया कराए ताकि वो अपने संसाधन बढ़ा सकें। और इसे लेकर बीजेपी ने फिर सवाल पूछा, फिर वार किया। ये पहला मौका नहीं है जब आर्थिक मदद को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में इस तरह आमने सामने तकरार की स्थिति हो। सवाल ये उठता है, इसका फायदा सूबे की जनता को कितना हो रहा है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, उनका पक्ष जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। त्योहारी सीजन के बाद छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कोरोना फिर बेलगाम होता दिख रहा है। हालात की समीक्षा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में 8 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना मरीजों की स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी उठाए गए कदमों की जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार से विशेष रूप से कोरोना वैक्सीन की मांग की है। छत्तीसगढ़ के लिए वैक्सीन मांगी है कि जल्दी से वैक्सीन दे दें और अभी लिखित में उन्होंने सुझाव मांगे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जाएगा और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि केंद्र सरकार निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्र सरकार से कोरोना पैकेज के रूप में फंड उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक मदद की जरूरत है, बाकी व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ खुद कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह चुके हैं कि कोरोना को लेकर केंद्र से हमने पहले ही 30,000 करोड़ के पैकेज की मांग की थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। हम लोगों ने तो पहले 30,000 करोड़ की मांग की थी, मिला कुछ नहीं है। बल्कि जीएसटी हमारे हक का था, वो भी अभी तक नहीं मिला है। अब ये है कि हमको केवल आरटीपीसीआर की जो किट है और पीपी किट है वही मिलता रहा है, लेकिन बाद में तो सारे जांच के भी और वेंटिलेटर और आईसीयू ये सब बेड हम लोगों ने पूरी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जब भी कुछ अच्छा होता है मुख्यमंत्री उसका श्रेय खुद लेते हैं और स्थिति बिगड़ने पर केंद्र को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जब संकट आता है तब ये हर चीज को केंद्र के ऊपर में डाल देते हैं और जब कोई उपलब्धि होती है तो उसको अपने ऊपर में लेते हैं कि हमारी वाही है। तो ये सिर्फ अपनी असक्षमता को छुपाने का तरीका है। राज्य सरकार को, पूरे प्रदेश के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए पैसे की कोरोना के लिए कोई कमी नहीं है। जब आपदा प्रबंधन से पैसा खर्च करने का अधिकार दिया है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से पैसा खर्च करने का अधिकार दिया है, तो पैसे की कमी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में कोरोना इनका विषय नहीं है। विषय है कि राष्ट्र से पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा आए और केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा राज्य को मिले। चाहे कोई भी योजना हो, चाहे कुछ भी हो, प्रदेश सरकार की एक ही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमको मिलना चाहिए। चाहे कोरोना में यहाँ के लोग मर जाएं, उसकी चिंता सरकार को नहीं है। कोरोना पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में नए संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जानकारी से प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नवंबर में मौतों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसकी वजह कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही भी बड़ी है। अब सवाल यह है कि फंड को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में जारी तकरार के बीच सूबे से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग पाएगा। सवाल यह भी कि क्या फंड की कमी के कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है। जाहिर है सवाल कई हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। जहां पर स्थिति बेकाबू हो रही है वहां लॉकडाउन के बजाय कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हमारे साथ में जो पैनल जुड़ा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिना देर के उनसे सीधे मुखातिब होते हैं टीएस सिंहदेव साहब, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन के और भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष की बात वो यहाँ रखेंगे। नमस्कार अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी आज हमारे साथ में, मैनेजिंग एडिटर IBIS24, और मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि इस तकरार से प्रदेश को लाभ हो रहा है या दिक्कत में है। सबसे पहले स्नेहदेव जी आप ही के पास में आते हैं। मीटिंग हो गई है, सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वैक्सीन कब आ रहा है, किस तरह लगेगा, लेकिन इस मीटिंग के पहले और बाद में फिर राज्य ने अपने हक की बात की है, विपक्ष ने फिर इस पर कटाक्ष किया है। जी, विपक्ष को शायद अपनी भूमिका अदा करना इसी तरीके में जिम्मेदाराना लगता है। ये उनका अधिकार है, वो अपनी बात जैसा ठीक समझें कह सकते हैं। हम लोगों का दृष्टिकोण, और जब भी ये बात आई है, समय समय पर जब बात आती है कि केंद्र सरकार भी कुछ इसमें सहयोग करना चाहती है, तो मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे भी और मुलाकातों में भी राशि के लिए, छत्तीसगढ़ में राशि के लिए बात की है। कुछ सामान मिले हैं, बहुत कुछ नहीं भी मिला होगा। और पैसे की भी जब बात आती है तो जीएसटी के लिए आप देखें 1200 रुपये प्रति माह छत्तीसगढ़ का जीएसटी का आकलन है। इस वर्ष का 1200 रुपये प्रति माह की जीएसटी की आमदनी, ये औसत छत्तीसगढ़ का है। 7 महीने बीत गए, 8400 करोड़ रुपया होता है। ये 8वां महीना चल रहा है, इसको अगर ख़त्म मानेंगे तो 9600 रुपया होता है। और छत्तीसगढ़ को मिला कितना है? 350 करोड़ रुपए। 8400 करोड़ या 9600 करोड़ में से अगर 350 करोड़ रुपए मिले हैं और तो भी छत्तीसगढ़ चुप रहे और ये कहे कि नहीं, केंद्र सरकार बहुत सब कुछ हमको दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्या ये जिम्मेदाराना होगा? ये हमारे विपक्ष के साथियों को भी, हर व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को बल्कि मांग करनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, ये तो आप दीजिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए पैसे नहीं दिए, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि PMGSY के लिए पैसे नहीं दिए। PMGSY की सड़कों का हमारा प्रस्ताव जाता है तो वहाँ कोई भाई भतीजावाद हो रहा हो, ये मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये सच्चाई है, काट्य सच्चाई है कि GST के मामले में केंद्र सरकार ने जिस तरह से भूमिका अदा करके पैसे को मार्केट में रोटेशन के लिए उपलब्ध कराना चाहिए था, वो नहीं कराया। ये पैसों की बात है। जब सप्लाई की बात आती है, PPE किट्स उनने जब था, उन्होंने कुछ उपलब्ध कराए, टेस्टिंग किट कुछ उपलब्ध कराए। आज के दिन वो सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं और आज के दिन हमको सामग्री चाहिए भी नहीं। ये वेंटिलेटर्स की बात है, कुछ वेंटिलेटर्स भी केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए। आज हमको जब सामान्य बाजार में उपलब्ध है तो आप अगर कहेंगे कि आपको क्या चाहिए, हमको आप पैसे उपलब्ध कराइए, हम वो खरीद लेंगे। दवाइयाँ हम खरीद रहे हैं, राज्य के बजट से खरीद रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा रहे हैं, मुख्यमंत्री फंड है, CSR है, DMF है, कहीं से भी हम करके कोशिश कर रहे हैं इसको पूरा करने का। केंद्र सरकार को अगर ये लगता है कि उनको भी राशि उपलब्ध करानी चाहिए कोविड के समय दवाइयों की खरीदी के लिए, अन्य टेस्टिंग किट्स की खरीदी के लिए, तो ये उनका निर्णय है। मेरे से आप पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि हाँ, केंद्र सरकार को राशि उपलब्ध करानी चाहिए। GST तो हमारा हक है। बिल्कुल। रिजवान अग्रवाल साहब, विपक्ष की भूमिका क्या केवल इस मामले में राज्य की मांग को खारिज करना ही है? देखिए, राज्य की मांग को खारिज करना नहीं है। जब केंद्र की सरकार पूरे देश में कोरोना के इस संकट के समय पर पूरे देश को एक रखकर पूरे देश की व्यवस्थाओं को बनाए रखना, जब पूरे विश्व की व्यवस्थाएं ठप हो गई, पूरे देश की व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों को 5 किलो चावल देना, 1 किलो को चना देना, PPE किट उपलब्ध कराना, वेंटिलेटर उपलब्ध कराना, 240 वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ को भी उपलब्ध हुए हैं। वो 240 वेंटिलेटर का अब तक पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ। GST के पैसे की मांग करना कोई गलत नहीं है, परंतु केंद्र सरकार के पास में वर्तमान में जो स्थिति है, उन्होंने कहा है कि आप बैंकों से लोन लीजिए, केंद्र सरकार उसको रिकमेंड करेगी, केंद्र सरकार की गारंटी पे आप लोन लीजिए। तो पैसे की कमी नहीं है। कोरोना के लिए तो पैसे DMF फंड से 30% खर्च करने की अनुमति दी है, जो आपदा प्रबंधन है उससे खर्च करने की अनुमति दी है, अन्य मदों से भी खर्च करने की अनुमति। पैसे की कोई कमी नहीं है कोरोना से निपटने के लिए। अभी बात हो रही है कोरोना की, ये बात कर रहा है GST की। तो आज के समय पर कोरोना के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को जितने एफर्ट्स करने चाहिए, जरा पिछले 8 महीनों में कौन से नए एफर्ट्स किए, कितने ICU बढ़ा दिए, कितने नए वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए, आज कितने बेड बढ़ा दिए। मुझे मालूम है कि TS सिंहदेव साहब करना चाहते हैं परंतु वो कर नहीं पा रहे हैं।
आज आवश्यकता इस बात की है कि कोरोना के संकट के समय हम केंद्र के सामने हाथ पसारने की बजाय राज्य के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाएं, आश्वासन दें कि राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ में कोरोना संकट से इस दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है और लोगों के जीवन को बचाएगी, हर हालत में बचाएगी और जो भी करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरोना के संकट में 35 किलो चावल के अलावा और किसी भी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई। 350 करोड़ रुपए इनके पास में श्रम के जमा है। बाकी राज्य सरकारों ने 1000 से 5000 तक श्रमिकों के खाते में डाला, छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं डाला। बाकी राज्य सरकारों ने मसाले उपलब्ध करवाए, तेल उपलब्ध करवाई, शक्कर उपलब्ध करवाया, राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाया। तो 35 किलो 1 रुपए किलो का अनाज देकर और ये सरकार अपनी इतिश्री समझ रही है। मैं तो टी.एस. सिंहदेव साहब से कहूंगा कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री जी को सहमत करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनका कोरोना का इलाज वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवाते हैं तो उसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। देश के बहुत सारे राज्य कोरोना के पूरे इलाज का खर्चा उठा रहे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं उठा सकती? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं तो छत्तीसगढ़ में ये खर्चा क्यों नहीं उठा सकते? आज खर्चा नहीं उठा पाने के कारण, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं होने के कारण, वहां के बेड की कमी के कारण आज लोगों की मृत्यु हो रही है। तो लोगों का जीवन बचाना हमको सबसे ज्यादा आवश्यक है और इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हमको केंद्र के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय मांग करना सही है। कोई भी राज्य सरकार मांग करेगी, परंतु क्या केंद्र सरकार देने, खाली छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और जब पूरे देश का मामला है, केंद्र सरकार कह रही है आप बैंक से लोन ले लीजिए, वो कह रही है हमारी गारंटी पर लोन ले लीजिए। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो जब आप किसानों का धान खरीदने के लिए, बोनस देने के लिए लोन ले सकते हैं तो कोरोना के इलाज के लिए लोन क्यों नहीं ले सकते? ब्रजमोहन जी, आपकी बात सही है। आपने बोला कि केंद्र सरकार बोल रही लोन ले लीजिए हमारी गारंटी पे, पर राज्य सरकार का जो पैसा है तो क्या उसका जो वाजिब हक है जो उसको हर महीने मिलना चाहिए या जो 3 महीने में मिलना चाहिए, तो क्या सरकार उसके लिए वो उनका मांगना क्या गैर वाजिब है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सरकार यदि ये मांग कर रही तो कोई मांग गलत है? नहीं, ये वाजिब है, इनका मांगना वाजिब है, परंतु छत्तीसगढ़ भी भारत में है, छत्तीसगढ़ भारत से बाहर नहीं है। अगर केंद्र सरकार के पास में वर्तमान में जब कोरोना के काल में पूरे व्यवसाय बंद हुए, टैक्स नहीं आ रहा है, केंद्र को पूरे देश के लोगों की जान बचाना है, वो पूरे देश के लिए काम कर रही है। कोई छत्तीसगढ़ आइसोलेटेड नहीं है, अलग देश नहीं है, छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा है और कोई छत्तीसगढ़ के साथ में अलग व्यवहार कोई केंद्र की सरकार की ऐसी बात नहीं है। पूरे देश के बाकी राज्यों के साथ में जो व्यवहार है वही व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ में भी है। चलिए, आपने सुना सिंहदेव साहब, उनका कहना है राज्य की मांग तो जायज़ है लेकिन राज्य ये भी बताए कि क्या क्या किया है। अब ये बात भी कई बार उठी है पहले भी और हर बार सरकार की तरफ से कहा गया कि जो किया है वो भी राज्य के सामने है, लोगों के सामने है। मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं। बृजमोहन जी ने जिस बात को कहा, एक बृजमोहन जी ने जो कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है लोन ले ले राज्य सरकार, तो शायद वो फॉलो नहीं किए होंगे। ये केंद्र सरकार ने खुद लोन लेके उपलब्ध कराने की बात कह दी है। 2/3 राशि जो जीएसटी के शॉर्टफॉल की है वो खुद केंद्र सरकार ने कह दिया है, वो अभी तक क्रिया में नहीं आया है। दूसरा, जहां तक व्यवस्थाओं की बात है तो मार्च 2020 में कोरोना के मरीजों के लिए छत्तीसगढ़ में 500 बिस्तर उपलब्ध थे, जिसमें 53 आईसीयू के बिस्तर उपलब्ध थे। आज वर्तमान में जो स्थिति है, लोग कहेंगे कि नहीं इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बात करते हैं या आपस में कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही बातें ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज अस्पतालों में ही कोविड के अस्पतालों में 6000 से अधिक बिस्तरों के साथ में 1125 आईसीयू के बिस्तर उपलब्ध हुए हैं। मैंने बताया था पहले कितने थे, 500, अभी कितने हैं, 6000। आईसीयू कितने थे कोविड के लिए, 53, अभी कितने हैं, 1125। और इसके अतिरिक्त में कोविड केयर सेंटरों में 26,000 बिस्तरों की आज भी व्यवस्था उपलब्ध है और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या 1872 उपलब्ध है। कोविड केयर सेंटरों में अतिरिक्त 2028 बिस्तरों की व्यवस्था है। कोविड अस्पतालों में 508 बिस्तर, जहां पर ऑक्सीजन की सुविधा विकसित की जा रही है, वहां पर हम काम कर रहे हैं। और जल्द ही प्रदेश में 22 कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की स्थापना, इसके टेंडर हो गए हैं, प्रक्रिया हो गई है, काम लगना चालू हो गया है, बहुत जल्दी ये भी आ जाएगा। तो ये भी राज्य की सरकार ने
अपने संसाधनों से किया है। जब हमने काम चालू किया, एक तो छोटी जरूर सी केंद्र टिप्पणी में सरकार से चाहूंगा आया कि सिंहदेव 22 आप साहब, कर रहे हो, क्योंकि हमारे उसमें पास 4 वक्त थोड़ा रुपये सीमित होता है, मैं पैसे छोटी देने सी की- टिप्पणी चाहूंगा। क्या राज्य वर्सेस केंद्र आमने सामने जो हर बार नजर आते हैं, और जो बृजमोहन ने भी कहा कि अलग तो नहीं है देश से अलग, बार बार विपक्ष ये बात कहता है, क्या लगता है, स्पष्ट बताएं कि राज्य के साथ कुछ सौतेला बर्ताव हो रहा है, राज्य के अधिकार को दिया नहीं जा रहा? सौतेला व्यवहार मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं दिया जा रहा है ये कहूंगा। आप उसको जिस नाते भी समीक्षा करिए। मैं केवल जीएसटी की बात कर रहा हूं, और अतिरिक्त कोई ऐसी राशि जो उल्लेखनीय हो कि केंद्र सरकार ने कहा कि इतनी राशि करें। जितना बृजमोहन जी ने कहा वो रूटीन राशियां, जैसे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भी तो देश का हिस्सा है, तो हमारा हक ही है ना कि 42% जो केंद्र सरकार की आमदनी है वो राज्य को देंगे। वो तो रूटीन हो गया। जो आपदा प्रबंधन का है वो फिक्स बजट है कि इतना देंगे। उसमें से उन्होंने कहा कि पहले इतना कर सकते थे, अब आप 30% तक कर सकते हैं। तो केवल उस राशि में उपयोग करने के लिए उन्होंने कहा है, राशि अलग से उपलब्ध नहीं कराई। और मैं इस बात में, मैं तो ऐसी बात करने के पक्ष में ही नहीं हूँ, पर जब सवाल आ जाता है, सिंहदेव साहब एक सवाल है आपसे। हम तो अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार जितना सहयोग करना चाहे वो। जी सिंहदेव साहब आपसे ये सवाल है, जैसा कि बृजमोहन जी ने बोला कि सरकार के पास जो अवेलेबल फंड है या जिन चीज़ों का सरकार पैसा जिससे निकाल के उपयोग कर सकती है, तो क्या सरकार ने वो सारे फंड एग्जॉस्ट कर लिए हैं तब वो आगे के लिए मांग रहे हैं? यदि मैं बृजमोहन जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि छत्तीसगढ़ देश से कुछ अलग है वाली बात से, और आपकी जो मांग है उसका भी समर्थन करता हूं कि जो जीएसटी की आपकी वाजिब मांग है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो एक सवाल बृजमोहन जी का है कि जो आपके पास अवेलेबल फंड है उसका क्या सरकार ने उपयोग कर लिया, जिन चीज़ों के लिए सरकार पैसा मांग रही है? उसमें बात फंड की जब हम करते हैं तो राज्य का अगर 1 लाख करोड़ का बजट है तो हम क्यों नहीं 10,000 करोड़ रुपए सीधे स्वास्थ्य में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन बाकी काम का क्या होगा? तो अगर विशेष परिस्थिति में आपको किसी आपदा के लिए और या आपदा जैसी स्थिति के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसमें केंद्र सरकार आगे आके जितना सहयोग करना चाहे वो स्वागत है उसका। वरना हम लोग तो प्रबंधन कर ही रहे हैं, हम लोग दवाइयाँ खरीद ही रहे हैं। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक केवल टेस्टिंग सेंटर था, RT-PCR का केवल एक टेस्टिंग सेंटर था, आज 6 हो गए, 4 और हम करने की स्थिति में है, चालू कर रहे हैं। अन्य व्यवस्थाओं को हमने अपने तरफ से किया है। तो ये बजट से ही तो निकाल के हम कर रहे हैं। राज्य के पास जो राशियां उपलब्ध रहती हैं, और जब बात आती है कि केंद्र सरकार से आपको क्या आपको चाहिए, तो जितना केंद्र सरकार देगी उसका स्वागत है। ठीक है, अब तो हम कर ही रहे हैं जी। आज भी एक मुलाकात का लंबा सिलसिला चला, और उसके बाद फिर उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि अब कुछ ना कुछ नया या कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सवाल, ये बर्ताव का सवाल जो मैंने पूछा, ये हर बार पक्षों के बयानों से ही कहीं ना कहीं इसमें छिपा दिखाई पड़ता है। छोटा सा ब्रेक है कि लौट रहा हूं, और इस मीटिंग से क्या मिल रहा है प्रदेश को या क्या मिल सकता है, इस उम्मीद की भी बात करूंगा। तो फंड को लेकर एक बार फिर तकरार की स्थिति है, एक बार फिर राज्य ने हक मांगा है, फिर विपक्ष ने सवाल पूछा है कि जो फंड मौजूद है उसका क्या क्या। सिंहदेव साहब, एक सीधा सवाल पूछता हूं, प्रदेश में और देश में जिस तरह की स्थिति है, एक बार फिर कोरोना वेव लौटने की जहां सारे देश में चर्चा है, वैक्सीन कब आएगी इसको लेकर सवाल है, इस मीटिंग से प्रदेश को क्या हासिल हो सकता था और क्या आपको उम्मीद है कि हासिल होगा? आज 2 दौर में बैठक हुई, 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में 8 देश के राज्यों की स्थिति, जहां उनको कुछ चिंताएं थी, उसमें छत्तीसगढ़ भी था, उसके बारे में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उदाहरण के लिए RT-PCR से टेस्ट कम हो रहे हैं, एंटीजन से टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं टेस्टिंग के, उस हिसाब से हम कर पा रहे हैं। राजस्थान जैसा राज्य है वो 95-97% RT-PCR से टेस्टिंग कर ले रहा है, क्योंकि उनके पास पहले से ये लैब बने हुए थे। तो इस प्रकार की बातें थी, ध्यान फोकस करने का और स्थिति को और बेहतर और नियंत्रित करने का। और दूसरे पाली में जो बात हुई 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, वो कोविड वैक्सीन के संदर्भ में थी, जिसमें वो सारी बातों को रखा गया कि विश्व में अभी तक वैक्सीन एक भी तैयार नहीं हुई है मानव उपयोग के लिए,
और वही स्थिति देश में भी है। जब ये पूछा गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब भी दिया कि अभी तो वैक्सीन दुनिया में ही नहीं बनी है, तो यहाँ पर तो अभी टाइम है और कोई नहीं कह सकता कि कब आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं कि आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी। बहरहाल जो पॉल साहब हैं, जो नीति आयोग में स्वास्थ्य के विशेषज्ञ के रूप में सदस्य हैं, कुछ दिन पहले उनका बयान था कि फरवरी तक उम्मीद नहीं है, लेकिन फरवरी या उसके बाद में वैक्सीन आने की पूरी संभावना है। वैक्सीन आएगी वो तो 100%। जी। फिर नीतीश कुमार जी ने वो सवाल पूछा, आज मुख्यमंत्री एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश जी ने भी प्रभार लिया, जिम्मेदारी बिहार की ली है कि ये सप्लाई कैसे होगा, इसके लिए पैसे कौन देंगे। तो उसका जवाब नहीं आया कि ये क्रमशः आएगा, किनको मिलेगा वो तय किया जा रहा है। राज्यों से लिखित मांग की जा रही है, जानकारी मांगी जा रही है कि आप भी अपने सुझाव दीजिए कि किसको देना। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को तो देना ही देना है, फिर और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे पुलिस विभाग के हों या सफाई कर्मी हों, अन्य लोग हों, उनको देना ही देना है। फिर WHO के नॉर्म्स हैं कि 65 साल के ऊपर वालों को देना है। यहाँ चर्चा हो रही थी कि 55 या 50 साल की उम्र के हम भारतवासियों को अगर सबको वैक्सीन दे देंगे तो 70% कोमॉर्बिडिटी के भी पेशेंट पूरे देश के इसमें समाहित हो जाएंगे। तो ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस बात पे कि क्या वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध होगी, जो बिहार के चुनाव में मैनिफेस्टो का बिंदु क्रमांक 1 था, जो हमारे नीतीश जी जो जीते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उनके गठबंधन ने इसको अपना पहला बिंदु बनाया था घोषणा पत्र का। तो उस पर कोई बात क्लियर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही कि इसका पैसा कौन देगा, कितने रुपए का मिलेगा, केंद्र सरकार सप्लाई करेगी या राज्य सरकार सप्लाई करेगी। मेरा ये मानना है कि इस संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जरूर ये सुझाव भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव भेजेगा कि केंद्र सरकार को इसको उपलब्ध देश में कराना चाहिए। अग्रवाल साहब, बार बार जब कभी सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस कोविड काल में की है, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि जो जानकारियां दी जा रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां, उसमें डिफरेंस है। मौजूदा हालात में आप कोविड संक्रमण काल में कैसे मैनेज सरकार कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या अभी आपको विरोधाभास लगता है? देखिए, टीएस सिंहदेव साहब जी मेहनत कर रहे हैं, परंतु मुझे लगता है उनको जितनी आर्थिक छूट मिलनी चाहिए वो छूट नहीं है। आज मेकाहारा में 80 बिस्तर का वेंटिलेटर सेंटर बनना है, आज पिछले 1 साल से बन रहा है। मैं लगभग आपकी ही डिबेट में 8 बार बोल चुका हूं, परंतु टीएस सिंहदेव साहब पीडब्ल्यूडी से उस वेंटिलेटर सेंटर को पिछले 8 महीनों में नहीं बनवा पाए। 243 वेंटिलेटर केंद्र सरकार से मिले हैं और वो केंद्र सरकार से मिलने वाले वेंटिलेटर का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हुआ है। तो वास्तविक स्थिति ये है कि हमको जितना काम करने की आवश्यकता है, RT-PCR की टेस्टिंग क्या छत्तीसगढ़ के सब मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकती? सब हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कत है। 8 महीनों में हम व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और अब जो वायरस आ रहा है वो इतना परेशान करने वाला है कि सबको वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आज के समय पर वेंटिलेटर खाली नहीं है। टीएस सिंहदेव साहब बताएंगे। एम्स में खाली नहीं है, मेकाहारा में खाली नहीं है। अब जो पेशेंट आ रहे हैं वो सीधे वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, वो सीधे ऑक्सीजन पर जा रहे हैं, वो सीधे आईसीयू में जा रहे हैं और इसलिए अब खतरनाक स्थिति बन रही है। तो लोगों का डर भय हम दूर करें और हम ये कहें कि हम इतने दिन में और अतिरिक्त वेंटिलेटर देंगे, इतने दिन में हम आईसीयू के इतने बेड और अतिरिक्त देंगे, हम लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। ये लोगों का भय दूर करने की आवश्यकता है। मेकाहारा का 80 बेड का वेंटिलेटर सेंटर अभी तक नहीं बनना, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। केंद्र से मिले 243 वेंटिलेटर का अभी तक उपयोग नहीं होना, ये बड़े दुर्भाग्यजनक है। तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के पूरे काम करने के बाद भी पूरी कैपेसिटी के साथ में जितना काम होना चाहिए, और जैसा टीएस सिंहदेव साहब बोल रहे थे कि आपने भी प्रश्न पूछा कि आप ये जो हमारा कैंपा का पैसा है, कैंपा के पैसे में से आप 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, वो आपके बजट से अलग है, आप क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं? आपको आपदा प्रबंधन के पैसे में से आप 500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, वो आप खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पैसों को क्या ठेका, टेंडर और कमीशन लेने के लिए रोक कर रखा है, उसको क्यों कोरोना में खर्च नहीं करते? ब्रजमोहन जी, आप करीब 17 साल मंत्री रहे हैं, आपको भी मालूम एक विभाग से दूसरे विभाग
को काम कराना कितना मुश्किल होता है, और 8 महीने की बात है, टेंडर और बाकी प्रक्रियाओं में भी खर्च टाइम लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप जो आरोप टीएस सिंहदेव जी के ऊपर लगा रहे हैं या जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं वो वास्तविकता में वो पॉसिबल है या सिर्फ वो एक राजनीतिक आरोप है? ये पॉसिबल है। मैं टीएस सिंहदेव साहब पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। टीएस सिंहदेव साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, परंतु टीएस सिंहदेव साहब को सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और आपदा काल में मैंने भी किया है ऐसे, जब बाढ़ आती है, राहत आती है, तो हम लोगों को 3 दिन में पैसा उपलब्ध करवा देते हैं, हम 3 दिन में रेस्क्यू कर लेते हैं। तो आज के समय पर 8 महीना हो गया शिरीष जी, आज तो ये काम 8 दिन में हो सकता है। अगर कोई दिक्कत है, पैसा उपलब्ध करवाइए, 8 दिन में मैं बनवा देता हूं वेंटिलेटर सेंटर, 8 दिन में हम आपको आईसीयू बनवा के दे देते हैं। ब्रिजमोहन जी, आज छत्तीसगढ़ के पास में कोई योग्य लोगों की कमी नहीं है, हमारी इच्छा की कमी है। ब्रिजमोहन जी की बात, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति होगी, सिंहदेव साहब से और हम अगर जवाब ले लेता हूं, कैंपा से पैसे जो है, सिंहदेव साहब, जैसा कि ब्रिजमोहन जी बोल रहे हैं कि आपको सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और यदि आपको पूरा पावर मिले, जैसा कि वो बोल रहे हैं कि 8 दिन में वो बनवा सकते हैं, तो क्या इस तरह से चीजें पॉसिबल हैं या आपको सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, अपनी ही सरकार से? अगर दिल्ली में 10,000 बेड का 500 बिस्तर थे, मैंने बताया कि अभी बिस्तर बढ़ के 6,000 हो गए, 53 आईसीयू से बढ़ के 1125 आईसीयू हो गए। तो सहयोग अगर या ध्यान सरकार नहीं दे रही होती तो ये कैसे पॉसिबल होता? जो 8 महीने में आईसीयू की बात ब्रिजमोहन भाई ने कही, वो वास्तव में 50 अतिरिक्त बिस्तर बाकी बन के तैयार होकर उपयोग में भी आ गए हैं। 50 बिस्तर और जो हैंडओवर करना था उस बाकी बन के तैयार होकर उपयोग में भी आ गए हैं। 50 बिस्तर और जो हैंडओवर करना था उसमें तकनीकी उनको विभाग को, पीडब्ल्यूडी को दिक्कत आ रही। मैंने कई बार प्रिंसिपल से जो सेक्रेटरी साहब हैं सिद्धार्थ कोमल जी, उनसे मैंने बात भी की थी और उन्होंने कुछ समय मांगा था। ऐसे 15 नवंबर भी अभी निकल गया है, उन्होंने 15 नवंबर तक कहा था कि पूरा हो जाएगा। मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ। तो केवल वो 50 बिस्तरों को हैंडओवर करने की बात है। 8 महीने तो कोविड की बात चालू हुए नहीं हुआ है। मार्च से वैसे ब्रिजमोहन जी हमेशा इस मंच पर भी सिंहदेव साहब की चिंता करते रहे हैं और हमेशा कहते रहे कि वो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के सभी इच्छुक लगते हैं और हमेशा काम करने का ये सौहार्द बना रहे और इस सौहार्द का लाभ जनता को मिले, यही इस मंच का उद्देश्य है, यही इस चर्चा का उद्देश्य है। आप सबका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि राहत जल्दी मिले, सबको मिले। नमस्कार।